जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। साथियों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अशुद्धियों से संबंधित वाक्यों पर, ठीक है ना। अशुद्धियों से संबंधित वाक्यों पर, और अशुद्धियां किससे संबंधित होगी? हमारी कारक पर, कारक या विभक्तियों से संबंधित अशुद्धियों पर होने वाले वाक्यों को देखेंगे कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। उससे पहले कि हम वाक्य पर चलें, उससे पहले मैं आपको लोगों को विभक्तियां हिंदी में कितनी होती हैं, या कारक कितने होते हैं, या कौन कौन से कारक होते हैं, तो आइए हम इसी पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, आप सब जान लीजिए या जानिए या जानते होंगे, सुने होंगे कि हिंदी में विभक्तियां 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8 होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्था, पंचमा, हाँ, षष्ठ, सप्तमा एंड अष्टम, ठीक है। लेकिन उन्हीं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया को ही विभक्ति में विभक्ति कहा गया। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, लेकिन उनके अलग नाम दिए गए हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति को कर्म कारक, तृतीय विभक्ति को करण कारक, चतुर्थ विभक्ति को जो है संप्रदान कारक, पंचम विभक्ति को अपादान कारक, ठीक है ना। तो इसी तरीके इत्यादि है। आइए हम उन्हीं पर और उनके चिन्ह क्या हैं उस पर आज हम अभी डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले देखिए, यहां पर जो है विभक्ति है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का अन्य नाम क्या है? कर्ता कारक। क्या नाम है? कर्ता कारक। और इनका चिन्ह क्या है? ने। वाक्य में ऐसा वाक्य जिसमें ने का प्रयोग किया गया है वह किसकी वजह से है? कर्ता कारक की वजह से। किसकी वजह से? कर्ता कारक। यानी कर्ता ने कर्म को, ऐसे याद है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, ठीक है, संबंध का, की, के, नानी, ने, रा, री, रे इत्यादि, ठीक है। उसी प्रकार अधिकरण कारक में पर, ठीक है, संबोधन कारक हे अरे अजी, हे अरे अजी, हे अरे अजी, हे अरे अजी। देखो कि यहाँ पर बच्चे विभक्ति इनके से हमें संबोधन, इनका चिन्ह हमें याद रखना होता है कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह क्या है बच्चे? ने है। कर्ता कारक का चिन्ह, ये कर्ता कारक है हमारा, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। और प्रथमा विभक्ति को हम क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। द्वितीय विभक्ति को क्या बोलते हैं? कर्म कारक। और उसका चिन्ह क्या है? को। उसका चिन्ह क्या है? को। तृतीय विभक्ति को क्या बोलते हैं? तृतीय विभक्ति को बोलते हैं करण कारक। तृतीय विभक्ति को बोलते हैं करण कारक। तृतीय विभक्ति को बोलते हैं करण कारक। इनका चिन्ह क्या है? से या द्वारा। से या द्वारा, इनका क्या है? से या द्वारा। फिर आ जाता है चतुर्थ विभक्ति। चतुर्थ विभक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। चतुर्थ विभक्ति का अन्य नाम क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, इनका चिन्ह क्या होता है? को, के लिए, को और के लिए, को और के लिए, को के लिए। फिर आ जाता है पंचम विभक्ति को अपादान कारक कहते हैं। पंचम विभक्ति को अपादान कारक कहते हैं से अलग होने के लिए। इनमें भी जो पहचान है से है। इनका चिन्ह क्या है? से है। लेकिन ऐसे सेंटेंस में यूज किए जाते हैं कि जिसमें से अलग होने की बात होती रहे। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से का प्रयोग किया गया है। से जो है करण कारक में भी आता है, लेकिन करण में क्या है? उनमें संबंध जुड़ने की बात करते हैं, लेकिन अलग, दूर दूर अलग होने की बात नहीं करते हैं। जो कि अपादान में क्या है? से अलग होने के लिए क्या है? क्या है? से अलग होने के लिए, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर से कहा गया पेड़ और पत्ता दोनों क्या है? दूरी दूरी पर हो गए, अलग अलग गिरने की बात हो रही है। अपादान कारक। संबंध कारक का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे इत्यादि। उसके बाद फिर सप्तम विभक्ति है अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति को क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक। इसका है में पर। में पर, में पर मतलब वह इलाहाबाद में रहता है, ठीक है, वह इलाहाबाद में रहता है, ठीक है। लैपटॉप, लैपटॉप मेज पर है, लैपटॉप मेज पर है। यानी ऐसे वाक्य जिसमें में और पर का प्रयोग किया गया है वह कौन से कारक का चिन्ह है? अधिकरण कारक का है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। उसके बाद फिर अष्टम जो है विभक्ति है, अष्टम विभक्ति जो है वह कौन सी है? संबोधन। हे अरे अजी, हे अरे अजी। रियल में क्या है? हिंदी में विभक्तियां केवल 7 होती हैं, लेकिन संस्कृत में 8 होती हैं। ये संस्कृत में ये जो अष्टम विभक्ति है ये संस्कृत में यूज की जाती है, ठीक है ना। अष्टम विभक्ति, जो कि हिंदी में 7 ही विभक्ति यूज की जाती हैं,
इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर में 7 या 8 की बात कर दिया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके लिए डाउट मत होइएगा कि सर को डाउट नहीं, कंफर्म नहीं है। मुझे पता है, क्योंकि हिंदी में 7 और इंग्लिश में और संस्कृत में 8 होती हैं, और संस्कृत को जो अष्टम विभक्ति होती है वो क्या होती है? संबोधन। हे अरे अजी, हे अरे अजी। तो इस तरीके से ये हमारी विभक्तियां हैं। अब होता क्या है कि किस सेंटेंस में कौन सी विभक्ति है, उसके जो चिन्ह है वही यूज होना चाहिए। अगर सही यूज नहीं होता तो वाक्य हमारा क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि होना चाहिए था कर्म कारक के यूज का, हो जाता है किसका? इधर ये संबंध कारक का। ठीक है, तो इससे भी वाक्य हमारा शुद्ध हो जाता है। कभी कभी जो है जरूरत हमें कर्म कारक की होती है, लेकिन यूज कर दिया जाता है संबंध कारक का। ऐसा सब होने से भी, यानी कारक या विभक्तियों से होने से भी, ऐसे बदल जाने से, सही यूज नहीं करने से भी हमारा वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो आइए देखते हैं, इनसे होने वाले विभिन्न उदाहरण हमारे पास हैं और हम लोग उनको बारी बारी से अध्ययन करते हैं। इसमें देख रहे हैं कि पहला वाक्य हमारा है, ममता ने अपनी सहेली के लिए, ममता ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। ममता ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। अब इसमें यहाँ के लिए, इसमें के लिए यहाँ पे मैंने वही बताया था कि कौन सा कारण है। ठीक है, के लिए कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, करण के से संप्रदान के लिए, यहाँ पर संप्रदान का यूज कर दिया गया, संप्रदान कारक का यूज कर दिया गया, जिससे यह वाक्य हमारा क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया है। हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा? ममता ने अपनी सहेली को उपहार दिया। यानी इसमें कौन सा कारक होना चाहिए? कर्म कारक का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसका कर दिया है? संप्रदान कारक का, जिससे यह वाक्य हमारा क्या हो गया था? अशुद्ध हो गया था। यानी ममता ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य क्या होगा बच्चे? ममता ने अपनी सहेली को उपहार दिया। यहाँ कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग करना उचित है। इससे यह वाक्य हमारा क्या हो गया? शुद्ध हो गया, करेक्ट हो गया। अब आ जाता अगला वाक्य, तुमने मुस्करा दिया, तुमने मुस्करा दिया। अब इसमें ध्यान से देखिए कि ये ने कर्ता ने, ये कर्ता कारक की क्या या प्रथमा विभक्ति की क्या जरूरत थी? इसमें ने की कोई आवश्यकता ना होने, यानी जबरदस्ती यहाँ पर ने का प्रयोग कर दिया गया। इससे वह वाक्य हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया है, अशुद्ध हो गया है। यानी अशुद्ध वाक्य क्या है? तुमने मुस्करा दिया। ठीक है, शुद्ध वाक्य हमारा क्या होगा? तुम मुस्करा दिए। क्या होगा? तुम मुस्करा दिए, तुम मुस्करा दिए, तुम मुस्करा दिए, तुम मुस्करा दिए। और उसके बाद फिर आइए अगला वाक्य देखते हैं, उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी है। उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी है। तो यहां पर क्या है? मैं। ठीक है ना, यहां पर मैं अशुद्ध है। यहाँ आने से, जबरदस्ती आने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया है। उनकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है। उनकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है। उनकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है, वाक्य हमारा क्या होगा? शुद्ध वाक्य है। उनकी दृष्टि चित्र पर पड़ी है, कैसा है? शुद्ध वाक्य है। फिर अशुद्ध वाक्य, पुस्तकों को लाओ, पुस्तकों को लाओ। यहाँ पर क्या है? कर्म कारक को जबरदस्ती लाने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया बच्चे। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को है। यहाँ को की क्या जरूरत है? पुस्तकों को लाओ, इसमें नहीं, पुस्तकें लाओ। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? पुस्तकें लाओ, पुस्तकें लाओ। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा बच्चे? पुस्तकें लाओ। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? पुस्तकें लाओ। फिर अगला आ जाता है, पिताजी मुझे कुछ कपड़े ले आए। ठीक है ना, पिताजी मुझे कुछ कपड़े ले आए। मुझे कुछ कपड़े लाए, यह वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लाए, यह कैसा वाक्य हो गया? शुद्ध वाक्य है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़ा लाए, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़ा लाए, यह कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। फिर क्या है? सालू को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है। सालू को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर को की क्या जरूरत है? यहाँ कर्म कारक की कोई जरूरत नहीं है। सालू की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्या है? का की के,
है ना, का की के नॉर्मल वो वाला जो हमने बताया था लास्ट में, क्या है, का की के रा री रे किसका है, ठीक है, अपादान कारक के बाद किसका है, ठीक है, अपादान कारक, किसके बाद का की के रा री रे, ठीक है ना, संबंध कारक का है। तो यहाँ पर सालू की परीक्षा में, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सालू की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, यह वाक्य हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है। पहला वाक्य, सालू को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, कर्म कारक का जबरदस्ती प्रयोग होने से यह वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है, जिसका शुद्ध वाक्य क्या है, सालू की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, ठीक है, को के लिए, ठीक है, अपादान से अलग होने के लिए, ठीक है, संबंध, ठीक है, संबंध क्या है, का की के रा री रे नानी ने, ठीक है, और उसके बाद फिर अधिकरण में पय पर और संबोधन, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुल 8 कारक हैं या 8 विभक्तियां होती हैं, ठीक है, 8 विभक्तियां होती हैं, संस्कृत में 8 हैं जैसे मैंने बताया, और हिंदी में 7 हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। फिर अशुद्ध वाक्य, रामायण सब हिंदू मानते हैं, रामायण सब हिंदू मानते हैं, कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य, रामायण को सब हिंदू मानते हैं। यहाँ पर कर्म कारक के चिन्ह का प्रयोग ना होने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया, अशुद्ध हो गया है। रामायण सब हिंदू मानते हैं, अशुद्ध वाक्य, इनकरेक्ट सेंटेंस है, जिसका शुद्ध वाक्य क्या है, रामायण को सब हिंदू मानते हैं, रामायण को सब हिंदू मानते हैं, रामायण को सब हिंदू मानते हैं। फिर आ जाता है, इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो, इस कार्य के, यहाँ के की क्या जरूरत है ना, इस कार्य के विघ्न बनकर आए हो, ठीक है ना, इस कार्य के विघ्न बनकर आए हो, कैसा वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य, इस कार्य के विघ्न बनकर आए हो, अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो, इस कार्य में तुम विघ्न बनकर आए हो, हमारा कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। आइए अगला वाक्य देखते हैं, इतनी देर से आप क्यों आए, इतनी देर से आप क्यों आए, इतनी देर से आप क्यों आए, इतनी देर से, यहाँ पे से की क्या जरूरत है, ठीक है ना, यहाँ से की, यहाँ करण या अपादान की क्या जरूरत है, ठीक है ना, तो यहाँ पर किसका यूज होना चाहिए, इतनी देर में आप क्यों आए, यह वाक्य क्या है, हमारा शुद्ध वाक्य है, इतनी देर में आप क्यों आए, इतनी देर में आप क्यों आए, यह कैसा वाक्य है, हमारा शुद्ध वाक्य है, इतनी देर में आप क्यों आए, यह कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, यह मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, हित का है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है ना, ऐसा नहीं का की के रा, ये संबंध नहीं बता रहा, हित के लिए है, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, के लिए, यानी मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, अशुद्ध वाक्य है, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य क्या होगा बच्चे, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है, कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, इन करेक्ट सेंटेंस है, यानी करेक्ट सेंटेंस है। फिर 7 बजने को 5 मिनट है, 7 बजने को 5 मिनट है, यहाँ को की क्या जरूरत है ना, यहाँ कर्ता कर्म कारक के चिन्ह को की क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जबरदस्ती आ गया है, इसलिए वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है। 7 बजने को 5 मिनट है, अशुद्ध वाक्य है, कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग जबरदस्ती हो गया है, यहाँ क्या होना चाहिए, 7 बजने में 5 मिनट है, यह वाक्य हमारा शुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य क्या है, 7 बजने में 5 मिनट है, 7 बजने में 5 मिनट है। अगला वाक्य क्या है, प्लेट को यहां रखो, प्लेट को यहां रखो, यहां पर भी वही बात है, इनको की यहाँ पे क्या जरूरत है, यहाँ पे कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग जबरदस्ती होने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है, जिसका शुद्ध वाक्य है प्लेट यहां रखो, क्या है, प्लेट
यहाँ रखो। इसका शुद्ध वाक्य क्या है बच्चे? प्लेट यहाँ रखो, यानी प्लेट को यहाँ रखो अशुद्ध है, इनकरेक्ट वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, जिसका शुद्ध वाक्य क्या है? प्लेट यहाँ रखो, प्लेट यहाँ रखो, प्लेट यहाँ रखो। फिर अगला वाक्य हमारा, अनिल छत में गया। अनिल छत में गया, यहाँ में की क्या जरूरत है भैया? हाँ, आप देख रहे हैं कि में उसके अंदर चला गया क्या? नहीं, अनिल छत में गया है कैसा वाक्य है? इनकरेक्ट वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, जिसका करेक्ट सेंटेंस है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा अनिल छत पर गया। क्या गया बच्चे? अनिल छत पर गया, अनिल छत पर गया, अनिल छत पर गया हमारा कैसा वाक्य है? करेक्ट वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है। अनिल छत पर गया शुद्ध वाक्य, अनिल छत पर गया शुद्ध वाक्य है। आइए अगला वाक्य देखते हैं, त्रिषा क्रोध में भरकर बोली। त्रिषा क्रोध में भरकर बोली, इनकरेक्ट सेंटेंस है। कैसे है? इनकरेक्ट सेंटेंस है। त्रिषा क्रोध में भरकर बोली अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, जिसका शुद्ध वाक्य है त्रिषा क्रोध से भरकर बोली। त्रिषा क्रोध से भरकर बोली, त्रिषा क्रोध से भरकर बोली, त्रिषा क्रोध से भरकर बोली हमारा कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य। फिर अगला जाता है, शोभित देश के संस्कृति का बहुत सम्मान करता है। यहाँ के आपको और नहीं लग रहा है ये, है ना? ठीक है ना? देश, शोभित देश के संस्कृति का, शोभित देश के संस्कृति का बहुत सम्मान करता है, अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा देश की, शोभित देश की संस्कृति का बहुत सम्मान करता है, शोभित देश की संस्कृति का बहुत सम्मान करता है। अगला वाक्य, इस गांव में घर घर यही दशा है। इस गांव में घर घर यही दशा है। इस गांव में नहीं बेटा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? के होना चाहिए। इस गांव के घर घर की यही दशा है, ये शुद्ध वाक्य है। एक ऐसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। इसका अशुद्ध वाक्य क्या है? इस गांव में घर घर की यही दशा है, अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य क्या है? इस गांव के घर घर यही दशा है, इस गांव के घर घर यही दशा है। अगला वाक्य हमारा है, सबसे नमस्ते। सबसे नमस्ते अशुद्ध वाक्य है बच्चे, इसका शुद्ध वाक्य होगा सबको नमस्ते। क्या होगा? सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। ठीक है, सबको नमस्ते। सोनल ने खाना खिलाओ। अब ये बताओ, सोनल ने खाना खिलाओ कैसा वाक्य है? इनकरेक्ट वाक्य है। सोनल ने खाना खिलाओ अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। सोनल ने खाना खिलाओ करेक्ट सेंटेंस नहीं है बच्चे। सोनल को खाना खिलाओ करेक्ट सेंटेंस है, शुद्ध वाक्य है। यानी सोनल को खाना खिलाओ शुद्ध वाक्य है, कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ कर्ता कारक के ने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कर्ता कारक के चिन्ह ने का प्रयोग करने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया? सोनल ने खाना खिलाओ अशुद्ध वाक्य हो गया है, अशुद्ध वाक्य हो गया है। जिसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? सोनल को खाना खिलाओ, सोनल को खाना खिलाओ, सोनल को खाना खिलाओ। आइए अगला वाक्य देखते हैं, इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। मेरे ऊपर है, एक मेरे ऊपर है, एक ऐसा वाक्य है इनकरेक्ट है, अशुद्ध वाक्य है। इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, अशुद्ध वाक्य है। इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य है, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। क्या है? मुझ पर है। वाक्य हमारा क्या होगा? शुद्ध होगा। क्या होगा? शुद्ध होगा। इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, यह कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है, करेक्ट वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। फिर अगला आ जाइए, मैं भोजन किया। मैं भोजन किया, यह कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि इसमें मैं भोजन किया नहीं होना, जिसमें कर्ता कारक के चिन्ह ने का प्रयोग ना होने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया? अशुद्ध। मैं भोजन किया इनकरेक्ट सेंटेंस है, जिसका शुद्ध वाक्य है क्या है? मैंने भोजन किया, मैंने भोजन किया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कुछ चीजों को, जैसे भूतकाल में हम भूत काल में 4 प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? मैं आज इस पर ही इसी लेक्चर में आपको समझा देता हूं। भूत, एक होता है सामान्य भूत, एक होता है
सामान्य, दूसरा होता है आसन्न भूत, तीसरा होता है पूर्ण भूत और चौथा होता है संदिग्ध भूत। ठीक है ना। भूत मतलब भूत मतलब बीता हुआ समय। बीता हुआ समय हम चार प्रकार का होता है, चार प्रकार से यूज किया जाता है हिंदी में। कैसे? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और संदिग्ध भूत। पूर्ण कैसे कैसे? सामान्य भूत एक नॉर्मल बात होती है, एक होता है आसन्न भूत, ठीक है, और तीसरा होता है पूर्ण भूत और चौथा होता है संदिग्ध भूत। इस पर हम थोड़ा सा इस वाक्यों से आपको समझा देंगे। पहले ये समझ लीजिए कि हमारा वाक्य कौन सा शुद्ध है, फिर अशुद्ध है, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये जान लीजिए कि भूत काल जो हम लोग पढ़ते हैं वह चार प्रकार के सेंटेंस उसमें बनते हैं। एक सामान्य भूत बनता है, एक आसन्न भूत बनता है, एक पूर्ण भूत बनता है और लास्ट संदिग्ध भूत बनता है। ये वाक्य कैसे बनते हैं इनको हम डिटेल से फिर से समझ लेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे मैं भोजन किया, मैं भोजन किया कैसा वाक्य है? इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसमें हमारा शुद्ध वाक्य होगा क्या? मैंने भोजन किया, मैंने भोजन किया। इसमें कर्ता कारक के चिन्ह ने का प्रयोग होना था, उन्होंने नहीं किया था, इससे वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध है। फिर क्या है? मैं भोजन किया है, मैं भोजन किया है, यह भी क्या है? मैं भोजन किया है, यह भी अशुद्ध है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसमें क्या भी वही है, मैंने भोजन किया है, मैंने भोजन किया है, मैंने भोजन किया है। अब अगला आ जाइए, यहां पर मैंने भोजन किया, मैं भोजन किया था, यह भी क्या है? मैं भोजन किया था, यह भी क्या है? इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैंने भोजन किया था, मैंने भोजन किया था, मैंने भोजन किया था। अगला वाला वाक्य क्या है? संभव है मैं भोजन किया हो, संभव है मैं भोजन किया हो, संभव है मैं भोजन किया हो अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि वहीं पर इसमें कर्ता कारक के चिन्ह नहीं का प्रयोग ना करने से यह वाक्य अशुद्ध है। संभव है मैंने भोजन किया हो, संभव है मैंने भोजन किया हो। आइए बच्चों, अभी मैंने जैसे कहा कि हमारे भूत जैसे मेन मुख्यतः काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन भूतकाल का हिंदी में 4 तरह से प्रयोग किया जाता है, यानी भूत 4 प्रकार का होता है। सामान्य भूत, भूत वही वाला भूत मत समझ लेना, ये समय की बात कर रहा हूं मैं, है ना। सामान्य भूत एक है, सामान्य भूत, ठीक है। दूसरा है आसन्न भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत, संदिग्ध का मतलब ही आप समझ लो कि जिसमें डाउट हो, ठीक है ना, जिसमें डाउट हो, जिसमें शंका हो, ठीक है। संदिग्ध का मतलब होता है शंका, ठीक है। तो ऐसे वाक्य हैं तो भूत में, लेकिन कैसे भूत हैं? संदिग्ध भूत हैं। तो आइए पहले सामान्य भूत क्या है? सामान्य भूत की इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या है? मैंने भोजन किया, मैंने भोजन किया, सामान्य भूत है। कैसा भूत है? सामान्य भूत है। अब आप यहां देख लीजिए, है नहीं लिखा, इसमें क्या लिखा है? किया, मैंने भोजन किया, मैंने भोजन किया, यह कैसा भूत है? सामान्य भूत है। अब मैंने भोजन किया है तो कैसा है? आसन्न भूत। किया है लग गया है तो क्या हो गया है? आसन्न भूत। सामान्य भूत में है नहीं है, न था है। सामान्य भूत में मैंने भोजन किया तो कैसा भूत है? सामान्य भूत है। अब मैंने भोजन किया है तो कैसा भूत है? आसन्न भूत है। कैसा भूत है बच्चे? आसन्न भूत है। मैंने भोजन किया है, आसन्न भूत है, ठीक है। मैंने भोजन किया है, आसन्न भूत है। मैंने भोजन किया है नहीं है उसमें तो सामान्य भूत। अब तीसरा आ जाता है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत क्या है बेटा? मैंने भोजन किया था, क्या होगा? है ना होकर के क्या होगा? किया है की जगह क्या होगा? किया था आ गया तो वो कैसा हो गया भूत हमारा? पूर्ण भूत। तो कैसा भूत हो गया हमारा? पूर्ण भूत। तो अगला वाक्य मैंने क्या मैं जैसे बताया कि भूत की बात कौन सा है? संदिग्ध भूत। जैसे किया हो, क्या हो? किया हो, डाउट हो गया। संभव है मैंने भोजन किया हो, संभव है मैंने भोजन
किया हो, कैसा वाक्य है, संदिग्ध भूत है। कैसा भूत है, संदिग्ध भूत है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि कारक, कारक और विभक्तियों, कारक और विभक्तियां किसे कहा जाता है, ठीक है ना। कारक और विभक्तियां हिंदी में कितनी हैं या संस्कृत में कितनी हैं, ठीक है ना। हिंदी में 7 विभक्तियां हैं, ठीक है, या कारक है। विभक्तियों को ही कारक कहा जाता है। जैसे प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति को कर्म कारक, तृतीय विभक्ति को करण कारक, और चतुर्थ विभक्ति को संप्रदान कारक, पंचमा विभक्ति को अपादान कारक, ठीक है। षष्ठ विभक्ति को, छठी विभक्ति को क्या कहा जाता है, संबंध कारक, संबंध कारक, और सातवीं विभक्ति को अधिकरण कारक। सातवीं विभक्ति को क्या कहा जाता है, अधिकरण कारक। ये हिंदी की 7 विभक्तियां हो गई, हिंदी की 7 विभक्तियां हो गई या कारक हो गए। लेकिन संस्कृत में एक और विभक्ति होती है, वह अष्टम विभक्ति होती है, जिसका नाम है संबोधन। क्या है, संबोधन, संबोधन विभक्ति, ठीक है, संबोधन विभक्ति, इसका संबोधन विभक्ति, क्योंकि ये संबोधन विभक्ति हिंदी में नहीं काउंट की जाती। नहीं, हिंदी में 7 विभक्तियां हैं या और संस्कृत में 8 हैं। आप जान गए, तो हम यहाँ हिंदी और संस्कृत को साथ साथ में सब बता दिए हैं। अब इनका चिन्ह क्या है, कि हम कैसे जानेंगे कि किस वाक्य में कौन सी विभक्ति है या कौन सा कारक है का प्रयोग किया गया है। तो हम देख लेंगे, जब वाक्य में हमारा क्या होगा, ने होगा, तो यदि वाक्य में ने का प्रयोग किया गया होगा तो कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक। जब वाक्य में को का प्रयोग किया गया होगा तो वह वाक्य हमारे कौन से होगा, को किया गया होगा तो द्वितीय विभक्ति होगा, ठीक है, या चतुर्थ विभक्ति हो सकता है, द्वितीय या चौथी, ठीक है ना। अब इन दोनों में हम बाद में देखेंगे कि कहाँ से किस लिए है, ठीक है ना। यानी को का प्रयोग द्वितीय विभक्ति और चतुर्थ विभक्ति दोनों में को का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब आ जाता है करण कारक। करण कारक से या द्वारा, ठीक है ना, ठीक है। मोहन किताब से पढ़ता है, मोहन किताब से पढ़ता है तो से, ठीक है ना। मोहन किताब द्वारा पढ़ता है या मोबाइल द्वारा पढ़ता है तो कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीय विभक्ति इस वाक्य में प्रयोग किया गया या करण कारक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चौथा संप्रदान का, ठीक है ना। मोहन हाँ रोजी रोटी के लिए काम करता है, तो यहाँ के लिए किसके लिए, संप्रदान कारक, ठीक है ना। संप्रदान कारक या चौथी विभक्ति का इस वाक्य में प्रयोग किया गया है। अगले बात फिर क्या है, अपादान कारक, से अलग होने के लिए। हमने कहा इस वाक्य में से का प्रयोग तो किया रहेगा, लेकिन इसमें 2 भिन्न चीजें दूर होने के लिए दिखाई देंगी। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी पेड़ और पत्ता दोनों क्या हो रहे हैं, दूरी पर हैं और दोनों अलग होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो गई, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति हो गई, प्रयोग किया गया है, पंचमा विभक्ति यानी अपादान कारक का, ठीक है। इसी प्रकार संबंध बताने के लिए हम का, की, के, ना, नी, ने बहुत सारे सेंटेंस जानते हैं और प्रयोग किए हैं, तो आप लोग पहचान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अधिकरण कारक। अधिकरण कारक ऐसा वाक्य, ये कौन से, सप्तमी विभक्ति का नाम क्या है, अधिकरण कारक। इसमें में या पर, जैसे में या पर, वह नदी में स्नान करती है, तो यहाँ पर इस वाक्य में नदी के अंदर स्नान करती है, इसलिए यहाँ पर में हो गया, में और सप्तमी विभक्ति आ गया। लेकिन पर क्या होता है, जैसे लैपटॉप मेज पर है, लैपटॉप मेज पर है, या हमारा पीसी मेज पर है, तो क्या है यहाँ पर। तो अब इसमें इस वाक्य में कौन सी विभक्ति यूज हुई, सप्तमी विभक्ति या अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अष्टम विभक्ति जो कि हिंदी में नहीं है, संस्कृत में ही है, अष्टमी विभक्ति को कहते हैं संबोधन। क्या कहते हैं, संबोधन कारक। कौन सा कारक कहते हैं, संबोधन कारक। हे, अरे, अजी, अजी सुनते हो, कहाँ है, या आपने सुना होगा हे क्या कर रहा है या क्या कर रहे हो, या अरे यह कैसे हो गया। ये सब वाक्य अगर इस तरीके के वाक्य आएंगे तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, अष्टम विभक्ति, जिसे संबोधन कारक कहा जाता है। तो अब आई थिंक मैं आप सब अच्छी तरीके से विभक्ति या कारक या उनके चिन्ह को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।
इसको समझ गए। इसके अलावा हमने अपने इस लेक्चर में आपको बताया था भूतकाल। वैसे सामान्यतः जैसे भूतकाल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन मैंने भूतकाल के कुछ स्पेशल प्रकार के सेंटेंस होते हैं, यानी भूतकाल भी 4 प्रकार का होता है। उसको हमने एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा दिए हैं कि सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और संदिग्ध भूत क्या है। तो बच्चों इस लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो डियर, तो आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताएं। और यह इसके अलावा आप बताएं या कोई कंप्लेन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और अगर यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप यारों अपने साथियों में सेंड करो, शेयर करो। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। तो एक बार फिर आप सब लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।